हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग सॉलिड स्टेट डिस्कस कर रहे थे, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कशन कर लिया कि पैकिंग कैसी होती है, मतलब एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, और उसके बाद प्रिमिटिव सेल क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या है, ये सब बातें हुई। तो हम लोग उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला पॉइंट जो है, जो हम लोग पैकिंग होती है वो किस तरह होती है उसकी बात करते हैं। आयनिक क्रिस्टल में, इन आयनिक क्रिस्टल्स बिगर आयन, मतलब जो साइज में बड़े होते हैं। भाई आयनिक क्रिस्टल है तो आयन से बना होगा, कैटायन होगा, एनायन होगा। तो जनरली क्या होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। तो बिगर आयन से यदि हम बात करते हैं तो इसके मतलब एनायंस की बात हो रही है। एनायंस form the closed packed structure। क्या करता है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एंड स्मॉलर आयन जो है, भाई एक कैटायन हो गया तो स्मॉलर, भाई एक बिगर आयन, तो स्मॉलर क्या आयन क्या है, स्मॉलर आयंस जो है आपके एनायन, मतलब एनायन सॉरी, यूजुअली कैटायन। ज़्यादातर कैटायन स्मॉलर आयन होते हैं और एनायन बिगर आयन होते हैं। ऑक्यूपाइड द वॉइड्स, जो खाली जगह थी वॉइड्स, वहाँ जा रहे हैं वॉइड्स। ओके, अब उसमें दो तरह के वॉइड्स थे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसमें भी ये एजम्पशन है, इफ़ cation is small enough then occupied tetrahedral words, and if bigger मतलब थोड़ा बड़ा है, then occupied octahedral ovoids। ओके, तो अब टेट्राहेड्रल वॉइड में या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटायन है और क्लोज पैक स्ट्रक्चर में एनायन है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्लोज पैक स्ट्रक्चर 100% ऑक्यूपाइड हो या वॉइड्स ऑक्यूपाइड हो। तो ये 100% ऑक्यूपाइड नहीं होता, कुछ ना कुछ वैकेंसी होती है। तो वही बता रहे हैं, नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। ये चीज़ आपको समझनी होगी, 100% ऑक्यूपेशन नहीं होता है और उसी पर निर्भर करता है उसका स्ट्रक्चर कितना ऑक्यूपाइड होगा। यह किस बात पर डिपेंड करेगा, उसके केमिकल फार्मूले पे, यानी कितना पोर्शन ऑक्यूपाइड है वो किस पर डिपेंड करेगा, केमिकल फार्मूले पे। ठीक है, अब आते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स लिखे जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स लिखने का जो पैटर्न है आप देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे पहले कैटायन लिखा जाता है, उसके बाद एनायन लिखा जाता है। ये बहुत हालांकि बेसिक चीज़ है कि आपको 9th में बताई जाती है, लेकिन अब बात चलिए समझ लीजिए। यानी कि जब भी आपको लिखा जाएगा ऑन राइटिंग केमिकल फार्मूला, ये कोई हैबिट नहीं है, रूल है इसका। केमिकल फार्मूला ऑफ एन ionic compounds, name of cation written first, then name of anion।
पहले कैटायन का नाम होगा, उसके बाद एनायन का नाम होगा। जैसे देखिए आप NaCl हुआ, तो सोडियम कैटायन है, क्लोरीन जो एनायन है, क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या नाम होता है इसका, सोडियम क्लोराइड। उस तरह का और एग्जांपल देखते हैं, हम बात करते हैं MgCl2 की, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम। तो ये रूल्स है कि बिगर आयंस आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर में रहेगा, स्मॉलर आयन जो है वॉइड्स में, बहुत स्मॉलर कैटायन, मतलब स्मॉलर मतलब कैटायन वॉइड्स में, बहुत स्मॉलर है तो टेट्राहेड्रल, यदि उससे थोड़ा बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल, सारे के सारे वॉइड्स ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं। तो इसीलिए 100% पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी क्रिस्टल की नहीं होती है, किसी भी क्रिस्टल की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो अब आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पर या पैकिंग एफिशिएंसी पर। इस पर क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है कि डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की या सिंपल क्यूबिक की या फिर क्यूबिक क्लोज पैक की, हेक्सागोनल क्लोज पैक की। एक तो हो गया पैकिंग एफिशिएंसी में ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, या कभी कदार उसमें बेटा जो उसका एज लेंथ है उसका पूछ लेता है क्या रिलेशन है। जो स्फेरिकल हमने माना है एटम को, तो जो एटम का रेडियस है मतलब मोशन पार्टिकल का, उसके रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, इस पर आता है। तो हम लोग बस सिंपली जितना हमें नीड है उतना ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास ना टाइम है ना हमें नीड है। तो यदि मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इसमें एक बार आपको, पैकिंग फ्रैक्शन ये होता है बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जो है एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। भाई सीधी बात है, क्यूबिक यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम होगा उसमें से कितना परसेंट आपका जो है एटम्स ऑक्यूपाइड कर रहा है वह आपका पैकिंग फ्रैक्शन होगा। यदि पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूले फॉर्म में इसको हम करें बेटा तो n × 4/3 πr³। भाई पाई 4/3 πr³ स्फेयर का जो है आपका वॉल्यूम होता है, डिवाइड बाई A3, एज लेंथ जो है उसका जो है क्यूब। m बता देते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। n जो है आपका, n है आपका नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम, मतलब पर यूनिट सेल कितने एटम आ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे नहीं किया था, क्यूबिक में एक, बेस सेंटर्ड क्यूबिक में 2, इस टाइप का। आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम है, रेडियस ऑफ एटम। ये आपका एज लेंथ ऑफ क्यूब है, एज लेंथ ऑफ क्यूब का एज लेंथ क्या है, ये है। अब हम लोग एक एक करके जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो सब डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपली, ज़्यादा डिटेल नहीं। आपको एज लेंथ का कभी कदार क्वेश्चन आता है कि बेस सेंटर्ड क्यूबिक में एज लेंथ क्या होगी, तो 4 फॉर्मूले ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। प्लस पैकिंग एफिशिएंसी, दूसरा वैकेंट स्पेस, ये भी ध्यान होना चाहिए। मैं सब बता दूंगा अभी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो पहला हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा, एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। BCC मतलब, अब मैंने लिख दिया लेकिन बता दूं क्लियर, भूल जाते हैं बच्चे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये आपका होगा इक्वल टू होगा
2, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पर यूनिट सेल क्या होता है बेटा, 2 एटम पर यूनिट सेल होता है, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई एज लेंथ जो होती है वो आपको याद रखनी, निकालने का समय आपके पास नहीं है, याद रट के रखिए, 4/√3 आर ये एज लेंथ होती है, ये फॉर्मूले निकाली जाती है लेकिन हमारा ऐसा कोई लेन देन नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 100। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये वैल्यू, ये एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो ये डिवाइड करने पे आएगा आपका 68%। ये भी आपको याद रखना कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग इफिशिएंसी 68% है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर, ये याद रखना है, ठीक। मैं जो चीज़ है जैसी है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब आपको एज लेंथ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की एज लेंथ की हम बात करें, इन क्लियर कर दें थोड़ा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो एज लेंथ है उसको हमने ए से नोट किया था, वो होगा 4/√3 आर। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये कभी कभी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि पीजीटी में 125 क्वेश्चन आने हैं, तो मैं कहा ना क्वेश्चन हर तरह के आएंगे। थोड़ा आपको, हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी की बात की ना, कितना % एरिया ऑक्यूपाइड है एटम के द्वारा, और जो बचा है वो वैकेंट स्पेस होगा, यानी वैकेंट स्पेस भी पूछ सकता है इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इक्वल टू होगा भाई 100 टोटल है, तो 68 आपका ऑक्यूपाइड है, तो हो गया 32%। तो कहीं से क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हैं, ओके, कहीं से क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे क्रिस्टल की, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, वो क्या है बेटा, तो वो आपका होगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैं कर दे रहा हूँ 1 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई 2r, एज लेंथ क्या होती है 2r के बराबर होगी क्यूब, तो ये आता है 52.4%। ये क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। तो वैकेंट स्पेस कितना हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया 100 माइनस 52.4, तो ये हो गया आपका बेटा 47.6%। तो ये आपका वैकेंट स्पेस हो गया सिंपल क्यूबिक में, पैकिंग एफिशिएंसी उसकी 52.4 है। पैकिंग एफिशिएंसी याद रखनी है। वैकेंट स्पेस हमने एक आज जगह क्वेश्चन हम देख रहे थे बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए अपने बैच में, जो हमारा बैच भी चलता है बेटा जीआईसी का, इससे पहले पीएचडी का भी चल रहा था, तो जीआईसी का बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, आज उसकी पहली क्लास है, 25 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगा, इग्लू में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप ज्वाइन बैच हमारा करना चाहते हैं तो ये नंबर मेरा है 7905544237, ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल करके बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज से बैच स्टार्ट होगा और इक्विलिब्रियम से हम शुरू करेंगे, रात को 9:30 की टाइमिंग है। क्लास टाइमिंग क्या है, क्लास टाइमिंग जो है वो 9:30 है। इसके साथ ही एलटी साइंस का भी बैच हमारा चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पैकिंग से बात कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक। अब हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसमें, हेक्सागोनल क्लोज पैक और क्यूबिक क्लोज पैक। ये सिंपल क्यूबिक था, इसको मैंने पीछे बताया आपको। तो हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में HCP भी कहते हैं। हो सकता है आपको वहाँ क्वेश्चन में HCP लिखा मिले, एंड दोनों की सेम है पैकिंग एफिशिएंसी
क्यूबिक क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, इसको कहते हैं CCP स्ट्रक्चर। दोनों के लिए पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूले सेम है, इसलिए एक साथ मैंने कर दिया है बेटा, दो अलग अलग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी दोनों में सेम होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होगा पर यूनिट सेल आपका 4 होगा, यानी n की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब, 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, डिवाइड बाई 2√2 r का पावर 3, यानी जो एज लेंथ है आपकी है वो 2√2 r है, ये आएगा 74%। यानी HCP या CCP में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। तो वैकेंट स्पेस कितना होगा, वैकेंट स्पेस बाई 100% होता माइनस 74 मतलब 26%। एज लेंथ इसकी कितनी है, एज लेंथ वो आपकी है ए, हम उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, एज लेंथ ए इक्वल टू कितना है, वो है आपका 2√2 r। एज लेंथ थोड़ा ध्यान रखनी है आपको, तो इसलिए चीज़ समझनी है। तो यहाँ तक बेटा आपको पैकिंग एफिशिएंसी, वैकेंट स्पेस, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, वैकेंट स्पेस दोनों ध्यान रखने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए, और कोई दिक्कत आपको तो बात कर सकते हैं। ओके, क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू। तो फिर आता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या होता है भाई फॉर्मूला, रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z इंटू M बाई NA इंटू V। सबका आपको मतलब ध्यान रखना है कौन क्या है, वो आपका है वो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। Z आपका क्या है बेटा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। Z क्या है बेटा आपका, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। ओके, NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। V आपका है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इतना आपको फॉर्मूला याद है, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, यदि मान लिया आपको और कुछ पूछे कैलकुलेट आप करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला आपसे पूछा तो फॉर्मूला बता देंगे, बहुत आसान से। डेंसिटी, ब्रेकिंग फ्रैक्शन, ये आपको ध्यान चाहिए।
अब अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका, देखिए हर चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स मान ली मोटा मोटा, तो क्रिस्टल्स की हम लोगों ने बात कर ली, वो आपको जितने पॉइंट दिए उतने ध्यान रखने हैं। डिफेक्ट पर क्वेश्चन आते हैं, डिफेक्ट से एक क्वेश्चन कम से कम हर बार पीजीटी में रहता है, कभी कभी 2 रह जाता है। बहुत आसान है डिफेक्ट, बस एक बार आपको अच्छे से समझना है डिफेक्ट को। डिफेक्ट मतलब इतना सिंपल टॉपिक है, यदि एक बार आपने अच्छे समझ लिया तो कभी भी क्वेश्चन जो भी आप कंपटीशन दोगे जहाँ पर जो है एमएससी क्वालिफिकेशन मानी जाती है, मैं टीचिंग लाइन में बात कर रहा हूँ, तो डिफेक्ट के क्वेश्चन मिलते हैं। इवन ऐसा नहीं कि डिफेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ ही मिलते हैं, डिफेक्ट क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी दिख सकते हैं। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखिए, क्रिस्टल जब फॉर्म होता है तो भाई क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन में कुछ ना कुछ जो है अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस हो जाता है सॉलिड के। यानी डिफेक्ट की बात करें तो हम क्योंकि सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट मतलब सॉलिड क्रिस्टल में डिफेक्ट की बात होगी। तो जब क्रिस्टलाइज होता है तो भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो या फास्ट क्रिस्टलाइजेशन हो तो कुछ डिफेक्ट आ ही जाता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, कौन सा डिफेक्ट है, क्या उसमें उससे क्या प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है, इस सब की थोड़ी जानकारी यदि रहेगी तो एक क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन हमारा काम बन सकता है। तो हम बात करने चल रहे हैं डिफेक्ट की। तो इसको यदि इस तरह कहते हैं इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स, या इसको कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ओके, क्यों होता है ये क्या कहते हैं इसको बड़ा क्रिस्टल डिफेक्ट में, डिफेक्ट की बात हो रही है। यदि क्वेश्चन पार्टिकल के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी हो तो उसको डिफेक्ट कहते हैं। यानी इसको समझिए इस तरह कह सकते हैं इसको, इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles or deviation from ideal arrangement। यानी आइडियल अरेंजमेंट से यदि डेविएशन हो या इरेगुलरिटीज़ होती है क्वेश्चन पार्टिकल के अरेंजमेंट में, तो वह आपका क्या कहलाता है बेटा, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड या डिफेक्ट इन क्रिस्टल। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्यों होता है डिफेक्ट, थोड़ा उसकी बात कर लें। तो नोट करके समझिए, इसको नोट में बताते हैं। डिफेक्ट्स क्यों अराइज होता है, तो डिफेक्ट्स अराइजेज ड्यू टू faster rate of crystallization। यानी यदि क्रिस्टलाइजेशन फास्ट होता है, भाई सीधी बात है, आप इसको इस तरह समझिए कि यदि भाई आप अरेंजमेंट फटाफट करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी। तो क्रिस्टलाइजेशन यदि फास्ट है तो डिफेक्ट हो सकता है। अब हम डिफेक्ट की बात करें थोड़ा और, तो मेनली डिफेक्ट को यदि हम करें, डिफेक्ट्स इन सॉलिड की बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, मेन क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं लाइन डिफेक्ट, यह समझ। पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट को यदि ब्रॉडली हम क्लासिफाई करें तो 2 पार्ट, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। बेटा बारिश हो रही है, हो सकता है क्लास में आपको थोड़ा बारिश की बात सुनाई दे, उसके लिए सॉरी, मैनेज कर लीजिएगा। तो पॉइंट डिफेक्ट किसे कहेंगे, ये तब कहलाएगा इफ़ deviation from ideal arrangement
around a point or an atom, किसी पॉइंट पर है, पूरे रो में नहीं है, in a crystalline substance, ओके। ये कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या? जब आपका थ्रू आउट लाइन इंटायर रो में है, इफ irregularity is from ideal arrangement throughout the line, या और rows of lattice point। तो जो डिफेक्ट हम लोग को डिस्कस करने हैं बेटा, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, दो डिफेक्ट है, क्लासिफिकेशन बुक्स में अवेलेबल है। तो हमें डिस्कस करना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। थ्रू आउट द लाइन वाले डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बाकी इंडस्ट्रीज का परशू है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। पता आपको होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन आप जब क्लास लेने जाएंगे बच्चों की, तो बच्चे भाई देखिए आजकल थोड़ा बुक्स वगैरह ऑनलाइन वगैरह देखते रहते हैं, तो पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह का पॉइंट डिफेक्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, ये पता होना चाहिए। बाकी हम लोग डिस्कस जो करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, पीजीटी में, इवन हायर में भी, वो आपका पॉइंट डिफेक्ट ही है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट डिफेक्ट, यानी हमको डिस्कस और सिलेबस में हमारे ये है, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये हमारा क्लासिफिकेशन इसका जो है वो है 3 तरह का। एक आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्या बोला? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा आपका है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और लास्ट आपका है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये तीनों आपका अभी हम ब्रॉड क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी कौन किस में आएगा ये जानकारी के लिए आपके लिए एक आध क्वेश्चन आएगा, किस डिफेक्ट में क्या होता है, उसका क्या एग्जाम्पल है, और किस में डेंसिटी बढ़ेगी, किस में घटेगी, किस में कलर चेंज होगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। और तो आपको बताने के लिए मैंने बता दिया कि पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस करना है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बात से क्लियर है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब आपका जो फार्मूला है, मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, केमिकल फार्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है, केमिकल फार्मूला थोड़ा वैरी करेगा। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके बेटा, हम लोग ये करके डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक्चुअली हम बहुत फास्ट भी पढ़ाना चाहें तो नहीं हो पाता हमसे, क्योंकि चीज़ें जब तक बच्चों को समझ में ना आए तब तक मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसलिए मैं चाह रहा था बहुत शॉर्ट कर दूं, लेकिन शॉर्ट करने पे ये लग रहा है कि आप समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से तो क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं जो भी सिलेबस हो, क्लास आपकी ओवर हो जाए, पूरी हो जाए, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ समझने में? तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं बेटा। ओके, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, इसको और क्या कहते हैं? इसको और कहते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट, या इसको हम और क्या कह सकते हैं? इंट्रिंसिक डिफेक्ट, इसका और भी एक नाम है, या इसके लिए एक और नाम यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ओके, क्लियर? अब हम इसमें समझते हैं, यानी इसमें क्या होगा बेटा, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? इसमें होता है इन दिस डिफेक्ट
रेशियो ऑफ cation and anion is exactly same as in its chemical formula. यानी क्या होता है बेटा, इस डिफेक्ट में आपका जो कैटायन आयन का रेशियो है वह वैसा ही होगा ऐसा केमिकल फार्मूला में, ओके क्लियर। क्योंकि थर्मोडायनामिक डिफेक्ट का है तो इसके मतलब दिस डिफेक्ट जनरली occurs due to increasing temperature. टेम्परेचर ज़्यादा है तो जनरली ये डिफेक्ट होता है आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अब आपको थोड़ा मेमोराइज आएगा, याद आएगा चीज़ें, क्योंकि ये टर्म आप सब सुन रखे हैं। इसमें पहला है आपका स्कॉटी डिफेक्ट, SCHOTT कि भाई स्कॉटी डिफेक्ट खूब पूछा जाता है, अक्सर आप देखेंगे 1-2 साल के अंतर पे रहेगा। या इसको कहते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट कहते हैं आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड। ये इसका और एक नाम है नॉन आयनिक सॉलिड में, इसको एक और डिफेक्ट कहते हैं, इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन इन नॉन आयनिक सॉलिड में इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड में क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। तो यानी स्कॉटी डिफेक्ट है, ये कब होगा जनरेट, जब लैटिस साइड से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होंगे, मिसिंग होंगे। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। ये कब होता है बेटा डिफेक्ट, when equal number of cations and anions are missing from their लैटिस साइड से। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लैटिस साइड से मिसिंग होंगे, तो भाई देखिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग हो गए, तो जब इक्वल नंबर मिसिंग हुए तो आपका दोनों का रेशियो सेम है। भाई 10-10 मान लीजिए आयन थे पहले, 10 कैटायन 10 एनायन, 2-2 मिसिंग हो गए, दोनों पर 8-8 बचे। जब 8-8 बचे तो रेशियो क्या है, 1:1 ही है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होंगे तो वो कहलाएगा आपका स्कॉटी डिफेक्ट। पहली बात तो ये हो गई। कहाँ होता है ये ज़्यादातर, ये समझिए, this defect arises in ionic compounds in which there is small difference in the size of cation and यानी यह डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स में होगा जिनमें कैटायन आयन का साइज क्या है, कंपेरेबल है, ज़्यादा कैटायन आयन साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये चीज़ आपको जो क्वेश्चन में आएगी वो मैं नोट करके बता रहा हूँ। एक तो पॉइंट ये इम्पोर्टेंट था, दूसरा जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। क्या है बेटा, ड्यू टू, मैं पूरा लिख देता हूँ, स्कॉटी डिफेक्ट
डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। सही है बेटा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। क्यों ऐसा होगा बेटा? क्योंकि कैटायन आयन दोनों ही मिसिंग हो गए, तो भाई उतना आपका वेट कम हो गया ना, वॉल्यूम तो वही है लेकिन वेट कम हो गया। जब वेट कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई? घट गई। यानी स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है? क्रिस्टल की डेंसिटी घटती है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन मिसिंग होंगे तो चार्ज न्यूट्रल ही रहेगा, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा क्योंकि रेशियो कैटायन आयन का सेम होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब दूसरा डिफेक्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं, वो आपका है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता ये है कि कैटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होके इंटरस्टिशियल पोजीशन या वॉइड्स में चला जाता है। यानी नंबर सेम है, कोई मिसिंग नहीं है, बस उसने पोजीशन थोड़ा चेंज कर दी। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलोकेशन। डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसमें क्या होगा? इसमें होता यह है कि व्हेन कैटायन shifts from its original position to interstitial site, यानी this side, then defect is known as Frankel defect। यानी जो उसकी कैटायन का बता रही है। क्यों ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। आपको पता है बेटा, कैटायन का साइज छोटा होगा, कैटायन का साइज बड़ा होगा। तो कैटायन जो अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से वह इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है, तो यह डिफेक्ट कहलाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब थोड़ा ध्यान दिए बेटा, मिसिंग नहीं हुआ है, सिर्फ पोजीशन यानी डिसलोकेट हुआ है। इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। डेंसिटी कोई चेंज नहीं होगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगला पॉइंट क्या है? ये डिफेक्ट जनरली भाई कहाँ होगा? दिस डिफेक्ट arises in the ionic compounds in which there is large difference in size of cation and anion। कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस है, वहाँ फ्रैंकेल डिफेक्ट होगा। कैटायन अपना जो है ओरिजिनल पोजीशन है उससे शिफ्ट होके इंडस्ट्रियल पोजीशन चला जाता है, यानी डिसलोकेट हो जाता है। तो इस डिफेक्ट में जो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि डेंसिटी डज नॉट चेंज, यानी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज। बेटा बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए बारिश का भी थोड़ा साउंड होगा, इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं। लेकिन क्लास क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा मिल नहीं पाती, यदि हम क्लास नहीं लेंगे तो क्लास की टाइमिंग नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप थोड़ा उसको मैनेज करें। AgCl, ZnS, AgBr एटसेट्रा ज़्यादातर इसमें से हो जाता है। एक क्वेश्चन और जो बनता है, मैं उसको भी नोट पहला है, ये नोट दूसरा क्या है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। AgBr शो बोथ Schottky and Frankel defect।
फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो थोड़ा समझिए क्या हो जाता है, मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं AgCl एग्जांपल ले रहा हूँ, Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस, फिर Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस, यहाँ पर खाली करके Ag जो है आपका यहाँ पर हो गया Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस, बहुत बड़ा है तो जस्ट एक सिंपल बताया है Cl माइनस, और यहाँ पर Ag होना चाहिए तो ये शिफ्ट होके इधर हो गया है Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस Ag। तो ये बेटा क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका, ये वैकेंट स्पेस हो गया। ये क्या है, वैकेंट स्पेस। भाई यहाँ Ag प्लस था, वह क्या हो गया, थोड़ा डिसलोकेट हो गया है अपनी पोजीशन से, तो इसीलिए क्या है आपका, ये आपका जो है डिफेक्ट जो है वह क्या कहला रहा है, स्कॉटी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट आपका है। ये आपको ध्यान रखना है, पहचानना आपको जरूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम अगले डिफेक्ट की तरफ पढ़ते हैं। ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी आपका कैटायन एनायन का रेशियो फिक्स होगा। अब थोड़ा हम बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बेटा इसमें क्या है, जो कैटायन आयन का रेशियो है वह फिक्स नहीं रहेगा, थोड़ा बदल जाएगा। तो इसमें दो टाइप, एक आपका मेटल एक्सेस, भाई सीधी बात है, या तो भाई मेटल बढ़ जाए या घट जाए, मेटल एक्सेस, और दूसरा क्या है, मेटल एक्सेस और नेक्स्ट पेंसिल लिखें तो क्लियर है, मेटल डिफिशियंसी या मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब हम लोग मेटल एक्सेस की बात करते हैं। मेटल एक्सेस दो तरह से हो सकता है, या भाई मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी हो, या मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन हो। भाई या तो मेटल एक्सेस करना है तो दो तरीका है, या तो जो इसमें होता है, या तो एनायन हटा दो या मेटल आयन बढ़ा दो। तो इस पे हम लोग पहला पार्ट डिस्कस करने चल रहे हैं। ए मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब इसका बहुत सिंपल तरीका बेटा ये है, जैसे आपने सुना होगा कि जो सोडियम है वह हीट करने पर, सोडियम मतलब NaCl हीट करने पर कलर चेंज कर देता है। क्या कहता है, कलर चेंज कर देता है। तो हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, क्या होता है, व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl इज हीटेड, जब आप हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें इन एटमॉस्फियर ऑफ सोडियम, भाई सोडियम का एटमॉस्फियर है, सोडियम वेपर है, सीधी बात है, सोडियम वेपर की बात कर दी तो सोडियम वेपर आप हीट करोगे, सोडियम आयनाइज हो जाएगा, Na+ और इलेक्ट्रॉन, Na+ और इलेक्ट्रॉन। तो Na+ इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन क्लोराइड तो मिला नहीं, तो सोडियम के क्रिस्टल में आप NaCl के क्रिस्टल में आपका सोडियम तो बढ़ गया, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हो गई, क्योंकि बड़ी Na+ और इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, लेकिन जो क्लोराइड आयन का लेटिस पॉइंट है वहाँ पर क्या होगी, वैकेंसी होगी।
मैं भी क्रिस्टल वो स्ट्रक्चर बना के बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या बता रहे हैं, व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl इज हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, तो क्या होगा, द सोडियम एटम्स आर deposited on the surface of the crystal। क्रिस्टल के सरफेस पे क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो क्या हो गया, अब जब सरफेस पे डिपॉजिट हो गया तो अब भाई सोडियम आयंस कहते हैं, ये गलत वर्ड था, सोडियम आयंस, क्योंकि वेपर में है तो आयनाइज हो जाएगा, सोडियम आयंस। हैंस, तो रिजल्ट क्या बेटा, हैंस क्रिस्टल हैज़ एन एक्सेस ऑफ सोडियम, भाई सोडियम बढ़ गया, वाइल देयर एनायनिक साइड, एनायनिक जो साइड्स होगी आर ऑक्यूपाइड बाई सोडियम से, जब आपका बेटा होगा वेपर फॉर्म में है तो आयनाइज होगा इसी वे में, क्योंकि कैटायन फॉर्म करना चाहता है, आयनाइज एनर्जी बहुत कम है उसकी, तो क्या होगा, सोडियम से सोडियम कैटायन और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो जो एनायनिक साइड है वह इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एनायनिक साइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस साइट्स आर नोन एज, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इन्हें कहते हैं एफ सेंटर। ये टर्म आपने सुना होगा, एफ सेंटर्स, जो एनायन की साइड थी जहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ओवरऑल मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि डिफेक्ट हो गया तो क्रिस्टल आपका जो है वो हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ना, क्रिस्टल आपका चार्ज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, क्रिस्टल चार्ज नहीं होगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके। और ये जो एफ सेंटर है वही कलर्ड देता है, क्योंकि एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन है, वह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हाई एनर्जी में जाएगा, वापस आएगा तो कलर देगा। जो एफ सेंटर है, एफ सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन क्रिस्टल। ओके, क्रिस्टल में कलर के लिए एफ सेंटर, इन केस ऑफ NaCl एफ सेंटर कौन सा कलर देता है बेटा? एफ सेंटर्स गिव येलो कलर। कौन सा कलर देता है? येलो कलर। अब आपको थोड़ा सा सिंपल सा हम एक क्रिस्टल बना दें तो समझ मेरे हिसाब से आ जाएगा। बाई Na प्लस Cl माइनस 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 Na प्लस, यहाँ पर क्या हो गया, Cl माइनस की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। ये आपका जो है, यही आपका कहलाता है एफ सेंटर। क्या कहलाता है? एफ सेंटर, या इसको कहते हैं फ्रैबिक सेंटर, फ्रैबी सेंटर, फ्रैबी सेंटर। ऐसा नहीं कि सिर्फ NaCl में ऐसा होता है, यदि LiCl के भी देखिए, एक्सेस यदि लिथियम है तो उसका कलर भी क्या होता है, पिंक हो जाता है।
पोटेशियम यदि एक्सेस में है तो KCl का क्रिस्टल वायलेट होता है, तो ये भी मैं बता देता हूँ, नोट करके यहीं लिख देता हूँ। एक्सेस लिथियम, पहला एक्सेस लिथियम makes LiCl crystal pink और excess of potassium makes KCl क्रिस्टल वायलेट। ओके बेटा, तो ये एफ सेंटर की वजह से इनके कलर हैं, क्योंकि उनके वेपर्स में होगा। तो भाई वेपर मतलब गैस स्टेट में है तो आसानी से भाई ये अल्कली मेटल्स है, आयनस एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं, बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो कैटायन तो एक्सेस हो गया और एनायन की जो लेटिस साइड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको एफ सेंटर कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, कलर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हाई एनर्जी स्टेट पे जाएगा, वापस आएगा तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो विजिबल रेंज में होती है, इसलिए कलर दिखता है। तो आज यहाँ तक रखते हैं बेटा। अगली क्लास जो मेरी होगी, अगली क्लास में हम लोग इसमें अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक, ये हम लोगों ने देखा कि एनायन वैकेंसी की वजह से, वो एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से होगा, तो वो हम लोग कल बात करेंगे, उसके आगे डिफेक्ट करेंगे। इसके साथ ही आपको बताना है कि GIC का बैच मेरा स्टार्ट हो गया है, GIC LT दोनों के बैच चल रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।